आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तरी। मेरे फ्रेम में जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है, मोहम्मद आफ्ताब हुसैन साहब मेरे साथ हैं और मैं उनसे बात करता हूं। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं नियोम IAS एकेडमी के और ओखला के नौजवानों को IAS बनाने का एक सपना देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि उन्होंने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब हुसैन है जी। मैं IT इंजीनियर हूँ 2007 बैच के। उसके बाद मैं जॉब में रहा प्राइवेट सेक्टर में। फिर उसके बाद 2013 और 14 मेरे पास 2 अटेम्प्ट बच रहे थे UPSC के एज के हिसाब से। अच्छा। फिर मैं उसमें मैंने मेंस दिया और इंटरव्यू दिया। अनलकली मेरा नहीं रहा, कुछ गलतियाँ रही। फिर उसके बाद में हम टीचिंग फील्ड में आ गए और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाया, पटना पढ़ाया, गोरखपुर पढ़ाया, फिर रांची रहे, हम साउथ इंडिया में रहे, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारी कोचिंगों से हम एसोसिएट रहे। क्या आपका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इन UPSC हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स GS का पार्ट। उसमें बहुत जगह, इतनी जगह मैं बहुत सारे बच्चों से, हज़ारों बच्चों से मिलने के बाद एक चीज़ मैंने देखा कि प्राइमरी कुछ कंसर्न हैं जो बच्चों की फुलफ़िल नहीं होते। अच्छा। इस इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को यही नहीं पता होता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले प्रीलिम्स की तैयारी की जाए फिर मेंस की जाए। कुछ कहते हैं कि पहले मेंस की जाए या प्रीलिम्स का किया जाए। ये सारे बहुत सारे सवाल आते हैं। बच्चे, वालिदैन जो हैं वो पैसा देते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे एकेडमीज़ हैं अक्रॉस द इंडिया। फिर बच्चा पूरा साल 2 साल उसमें लगाता है, फिर नहीं होता तो सिवाय डिप्रेशन के और कुछ नहीं होता। जी जी। और जिस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिस कम्युनिटी से, वो वैसे भी हाशिए पे रहें जी, एजुकेशन में भी और इकोनॉमिकली भी। तो हमारे लिए तो पैसा तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि हमारे पास वक्त ही इतना नहीं होता। बच्चा बड़ा होता है तो वालिदैन सोचते हैं किसी तरीके जल्दी से जल्दी ये कारोबार संभाले जिससे घर की थोड़ी सी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी हो सके। अगर उन बच्चे को सही गाइडेंस उन बच्चों को मिले और सही तरीके से मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल बहुत हमारे काम में। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने जो नियोम एकेडमी जो आपने कायम की है, इसका विज़न और मिशन आपने जो सोचा है, क्या सोचा है इसका मुस्तकबिल? नियोम नाम ही एक उसका विज़न और मिशन है। अच्छा। नियोम 2 वर्ड्स को मिलके बना है। NEO, नियो मतलब न्यू, लैटिन में नियो बोलते हैं। M फॉर मुस्तकबिल। अच्छा। तो न्यू मुस्तकबिल या हम इसे कह सकते हैं नया दौर। इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे 2-3 ख्वाब हैं हमारे। जी। पहला ख्वाब ये कि हमें आइडियलिस्टिक वे में, जो दुनिया में कोई चीज़ आइडियलिस्टिक है नहीं परफेक्टली, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें उस वे में UPSC की प्रिपरेशन कराना। अच्छी बात। पूरी ईमानदारी से कि अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस सही से होना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब जागना है, सब चीज़ में उनका सपोर्ट करना। हम सिर्फ टीचिंग ही करा देना या क्लास ही करा देना अपना मकसद नहीं समझते। जी जी। हम उनको फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली भी परेशान है, ज़्यादातर बच्चे बाहर से होते हैं जी, तो हम उन्हें इकोनॉमिक भी सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात। हमारा मकसद होता है कि वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो बच्चा है तो वो हमारा ही बच्चा है। वो पढ़ के आगे बढ़े और हमारे मुल्क में ज़रूरत है कि एक कंस्ट्रक्टिव समाज के बनने का। ठीक। तो ये सारा हमारा ख्वाब है जिसको लेकर हमने नियोम की स्थापना की। आपने जो ओखला का जो चुनाव किया, जसोला में आपका ये एकेडमी इस वक्त है, बिल्कुल अबुल फजल जामिया नगर के बिल्कुल बगल में आप हैं। तो ओखला एरिया का चुनाव करना, ऑलरेडी पहले यहाँ पर RCA जामिया मिलिया इस्लामिया है जो एक बड़े नंबर दे रहा है लगातार 10 सालों से। क्या मतलब आपको यहाँ पर अंदाज़ा हुआ, क्या आपको लगा कि आपको ओखला ही में आकर के अपना ये काम करना है? नो डाउट RCA जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन RCA में एक महदूद दायरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे ही वो लेते हैं, बाकी बच्चे जाएं कहाँ? जी। दूसरा कि ये जो ओखला रीजन है ये
इंडिया का मेरी जितनी समझ है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुस्लिम क्लस्टर आबादी है जी। जहाँ एक जगह सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हों। और हिंदुस्तान का वाहिद एक ओखला ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मुस्लिम रहते हैं। अगर पूरे ओखला के ऊपर निगाह डालें तो ओखला में रहने वाला रेयरली आपको 1 या 2 सिविल सर्वेंट मिलेगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि कोई सिविल सर्वेंट हो ओखला में आके बस गया हो। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ का रहने वाला रेयरली है, वरना आप चिराग लेके वो ढूंढे तो मुश्किल है। ऐसा क्या है, जबकि हमारे पास एक टॉप सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी बगल में है, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसकी वजह है कि ये यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और जो भी अदर सेंटर्स हैं जो IAS की तैयारी कराते हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो बच्चों को या तो यहाँ से रोज़ आना जाना वो एक अपने में हर्डल है, बिल्कुल। और फिर इकोनॉमिकली चैलेंज है। यहाँ से अगर मान लो फॉर एग्जांपल बच्चा राजेंद्र नगर जाता है या मुखर्जी नगर जाता है, मिनिमम जाने में 2 घंटे, आने में 2 घंटे, 4 घंटे ये उसके जा रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे लग रहे हैं वो अलग। यहाँ तो हर एक घंटे का, या आप ये कर लें हर एक मिनट की कीमत लगती है। और जहाँ 2-2 घंटे 4-4 घंटे बच्चा अगर जा रहा है तो आएगा तो पढ़ेगा कब? बिल्कुल। ये सारी चीज़ें देखते हुए, और ओखला में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पोटेंशियल नहीं है, या फिर जो ये कम्युनिटी के बच्चे हैं ये IAS नहीं बन सकते। अगर पहले का आप प्रीवियस देखें, आज से 10-15 साल पहले का रिज़ल्ट और आज के सिलेक्शन में, तो हमारी तादाद बढ़ी है। लेकिन हम कितना इनरोल हो रहे हैं, हमारा मकसद ओखला में आने का इनरोलमेंट बढ़ाना है। बिल्कुल, अहम बात बताई आपने। आपके ज़रिए से आमतौर पर ये शिकायत जब नतीजे आते हैं तो हम नंबर्स गिनते हैं और अपनी आबादी का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी आबादी के तनासुब से अभी भी हम 3.5% ही हो पाए। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एनरोलमेंट का एक बड़ा मसला है कि कितने लोग 15 लाख बच्चों में मुस्लिम बच्चे शामिल हो रहे हैं, फिर उन्हीं में से सिलेक्शन प्रीलिम्स में जाएंगे, मेंस में, फिर उनका इंटरव्यू होगा। मुझे बताइए कि ये जो आप यहाँ कर रहे हैं फैकल्टी, ऐसी फैकल्टी जो नतीजे देने वाली फैकल्टी हो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी फैकल्टी इस हवाले से कितनी मजबूत है? हमारे पास टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। जैसे हमारे पास समर रंजन सर हैं। समर रंजन सर पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। हमारे साथ अब्दुल गफूर सर हैं जो IIM बेंगलुरु के पहले डीन रहे हैं, बाद में उन्होंने पबैड में काफ़ी उनका नाम है। हमारे साथ गुलाम रसूल सर हैं, ये ऑलरेडी सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं। हमारे साथ विशाल मिश्रा सर हैं, एथिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा नाम है। हमारे साथ वारिस सिद्दीकी भाई हैं जो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। और हमारे साथ यही नहीं, इसके अलावा जैसे हम प्रवीण हैं, प्रवीण जी ज्योग्राफी में बड़ा नाम है उनका। उसके अलावा हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विंग ब्यूरोक्रेट है तो हम उन्हें बुलाते हैं, किसी टॉपिक पे करा देते हैं, या बच्चों का कोई और स्पेशल डिमांड हुई कि सर हमें इनसे क्लास करना है इस टॉपिक पे, तो हम उन्हें भी लाते हैं। अच्छा। हमारा मकसद है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो नीड है आज की। जी। ये मायने नहीं रखता कि कौन पढ़ा रहा है, ये मायने रखता है कितना अच्छा पढ़ा रहा है। बच्चों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसको कि वो बच्चे जिनके अंदर पोटेंशियल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ओखला में बड़ा पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल की तलाश करना, कि जो UPSC वाला जो पोटेंशियल है, आपको क्या करना होता है? हम कई चीज़ करते हैं। जैसे हम टाइम टू टाइम एडवर्टाइज़ करते हैं बच्चों को। अभी हमने 1 राउंड ही एडवर्टाइज किया है, और उसमें कई सिलेक्शन की क्राइटेरिया है। एक तो जनरल क्राइटेरिया ये है कि वो बच्चा, या तो एक बैच हमारी है जो सिर्फ 12th पास हैं, मतलब बैचलर कर रहे हैं उनकी। एक बैच ऐसी है जो ऑलरेडी बैचलर हो चुके हैं और वो 21 एज उन्होंने क्रॉस कर लिया, जो UPSC का जनरल क्राइटेरिया है कि अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो आपको 21 ईयर एज हो और आप ग्रेजुएट हो। ठीक है। इनकी एक अलग बैच है, और जो कॉलेज गोइंग है उनकी एक अलग बैच है। अब इसमें सिलेक्शन के कई क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो वुमेन है तो हम उन्हें 50% उसमें वो छूट देते हैं। बच्चियां हैं तो 50% का छूट देते हैं, किसी भी कम्युनिटी से। फीस में। अच्छा। और अगर वो SC ST कम्युनिटी से है तो उसके लिए भी ये छूट है, वुमेन में, सब में। हाँ, अगर मेल में है, कोई बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन से है या बहुत परेशान है, तो हम उन्हें
मिनिमम जो जीएसटी है, जीएसटी पे करते वो हमारे यहाँ पढ़ ले। हम पैसे के लिए किसी को नहीं रखते। फीस जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे आपके पास स्कीम्स हैं जी, ख़वातीन के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, SC ST के लिए भी आप रखते हैं, और भी कोई अगर बहुत ही फॉरवर्ड कम्युनिटी से भी है लेकिन वो कमज़ोर है तो उसके लिए भी करते हैं। तो आपकी टोटल फ़ीस क्या है? टोटल फीस हमने जनरल स्टडीज़ का 97,500 रखा है। अच्छा, जो ऑलरेडी और इंस्टीट्यूट का हाफ है। अच्छा, अगर आप वो अदर प्लेसेस पे, अदर कोचिंग सेंटर्स में जाएं तो यही जनरल स्टडीज़ की फ़ीस जो है 1,50,000 1,40,000 है। ठीक है। तो हमारे यहाँ 97,500 है। अब इसमें ये होता है कि अगर वुमेन है तो इसका 50% देते, 40,000 45,000 तक हम ले लेते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा भी है कि वो नहीं दे सकता, वो प्रूफ कर जाए कि हम गरीब हैं, यूं ही आके नहीं कि हम गरीब हैं, हम मानते नहीं हैं। अच्छी बात। जब हमें लगता है कि हाँ ये जेन्युइन ही परेशान है तो हम उसको फ्री भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन टोटली फ्री नहीं करते। मेरा एक वसूल है ज़िंदगी का कि कुछ लो और कुछ दो, जिससे दोनों रिस्पॉन्सिबल हों। बिल्कुल। वो कुछ देगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, क्योंकि वो सवाल हमसे पूछेगा कि हमने आपको दिया है, और जब वो देगा तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमने कुछ दिया है। वरना वो कल के हमसे सवाल पूछते हुए हेजिटेट करेगा कि मैं तो फ्री में हूँ, क्या सवाल पूछूँ, सही क्लास नहीं हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमसे सवाल पूछते हुए बेचारा हेजिटेट करे। क्यों करे? उसका हक है, उसका करियर फर्स्ट है, फीस वो सेकेंडरी है। वालिदैन अपने उन बच्चों को जिनके अंदर ये पोटेंशियल है वो कैसे पहचानें, और पहचानें तो कैसे उनकी रहनुमाई करें, इसके हवाले से भी कुछ बताएं आप। वालिदैन बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी कामयाबी के पीछे। अच्छा। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अपने वालिदैन से ही जानते हैं इस दुनिया की सारी चीज़ें। शुरुआत ही हमारे को, आप भी वो मकूला जानते हैं, हम भी जानते हैं, माँ की गोद पहला मदरसा है जी। वहाँ से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। फिर आगे कॉलेज में, फिर हमें कहाँ जाना है, उसमें 2 ही 4 लोग की फैक्टर होते हैं, या तो टीचर होता है, या वालिदैन होते हैं, या हमारे जो बड़े किथ एंड किन हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। जी। बच्चे का जो ख्वाब है उसको संवारने में वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है। अगर बच्चा ख्वाब देखता है तो वालिदैन हमेशा उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ वजूहात होते हैं जिनकी वजह से वो बैक पीछे होते हैं, वरना वालिदैन कभी पीछे नहीं होते। जी। अगर किसी बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, वो बनना चाहता है, तो स्पेशली हम मोखला वालों को कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप उनके लिए कीजिए। ये मत देखिए कि उसका रिजल्ट कितना है, ये मत देखिए कि वो हाई स्कूल में कितने % रहा, इंटर में कितने रहा, या बैचलर में कितने रहा, किस डिवीज़न से पास हुआ। ये देखने की क्राइटेरिया यूपीएससी है ही नहीं। बिल्कुल। यूपीएससी जब खुद ये बात को कहता है आप सिर्फ पास हों और 21 साल की एज हो गई हो, बस आप एग्जाम, किसी भी स्ट्रीम से हो, और किसी भी, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, या एमबीबीएस किया हो, कुछ भी किया हो, जी जी जी, आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, या आप हार्वर्ड से जाके बैचलर करके आए हो, सही बात। यूपीएससी जब ये क्राइटेरिया रखता ही नहीं तो हम फिजूल में अपना क्राइटेरिया क्यों बनाएं कि हमारा ये बच्चा पढ़ने में बहुत टॉपर है तो आईएएस बनेगा, ये कमज़ोर है तो इसे आईएएस वाईएएस नहीं बनाना, इसे बस कुछ और करा देंगे। आमतौर पर यही होता है। आमतौर पर हम लोग ये क्राइटेरिया, सही है। लेकिन हमें ये देखना है कि किस बच्चे में जुनून कितना है। आप 10वीं एग्जाम्पल, करंट के एग्जाम्पल आप देख लेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल, इंटर और कंसेक्यूटिव बैचलर में किसी तरीके पास हुए हैं, जी जी जी, विद ग्रेस पास हुए बिल्कुल या सही फेल कहा होके पास हुए, और वो अच्छी रैंक उन्होंने हासिल की है आईएएस एग्जामिनेशन में। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारा, मेरा एक दोस्त भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इन्हीं दौर से गुजर के, लेकिन अच्छी रैंक से वो अभी आईएएस है सर्विंग, और उसके बाद में हुआ है। तो इसमें परसेंटेज का मायने नहीं रखता, हाँ जुनून मायने रखता है। ये एक दिन का इम्तिहान नहीं, ये पूरे साल कंटिन्यूस मेहनत करने का एग्ज़ाम है। ओखला के उन नौजवानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं इस तरह का, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और उसमें ख़ास तौर से यूपीएससी के एग्ज़ाम में, हमारी बात आपसे हो रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे
किस तरह से वो अपने आप को पहचान, एक तो है कि एक नौजवान को खुद को पहले पहचानना होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर, वालिदैन का दिया हुआ ख्वाब है या उस बच्चे का अपना ख्वाब है जिसे वालिदैन और हम तमाम आप सब मिलकर पूरा करते हैं। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है उस बच्चे के अंदर ख्वाब जगाना और उस ख्वाब को ऐसा जगा देना कि वो बेचैन हो जाए पाने तक के लिए, ये जो एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वालिदैन, बच्चा और एकेडमी, ये तीनों का क्या रोल होता है? सिर्फ ओखला नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के स्पेशली एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर अब आप एजुकेशन की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे हैं तो आप हाशिए पर पहले हैं, बहुत पीछे हो जाएंगे। बेशक। दुनिया में कामयाबी के लिए मेरे वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि किसी गरीब को अगर इज़्ज़त लेनी है, अमूमन लोग इज़्ज़त तो रईसों को ही दिया करते हैं, सही बात है, अगर किसी गरीब को इज़्ज़त लेनी है तो इल्म याफ्ता हो जाए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत पूरी दुनिया लगा नहीं सकती। नहीं लगा सकती। अगर आप मेहनत करके ब्यूरोक्रेसी में आते हैं या आप गवर्नमेंट सर्विसेज में, किसी भी सर्विसेज में, गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा उसके अंदर तादाद होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी कानून नहीं बनाता। अमूमन लोगों का ये होता है कि IAS बन गए तो कल के नेताजी की ही सुनेंगे या सुनाऊँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो आप चेंज क्या कर सकते हैं। तो हर गवर्नमेंट की वही तो पॉलिसी है, आप उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दो, लोगों का भला होगा। फॉर एग्जांपल आप ब्यूरोक्रेट बन के IAS हुए, DC बन गए किसी ज़िले के, आपके अंडर रोडवेज भी है, आपके अंदर हॉस्पिटल भी है, आपके अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं। एक ही सेक्टर की अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी की, आप वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसी को सही तरीके से आपने देख लिया तो कितने गरीबों का आप भला कर जाएंगे। बेशक। गरीब के पास तो पैसा नहीं होता कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाए, वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या जो सरकारी अस्पताल हैं उसी में जाए। तो अगर आप सर्विसेज में आते हैं तो कितना भला करेंगे लोगों का। अभी ओखला नीट, IIT, JEE दे रहा है। आने वाले दिनों में आप जैसे लोग मौजूद हैं, आप UPSC में IAS, IPS भी ओखला से देने की पूरी तैयारी में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन के उस माहौल को बीट करने के लिए क्या तैयारी है? एक्चुअली मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। पहली बात तो मेरा मकसद सर्विस है। सर्विस में कंपटीशन कैसे मैं ला लूँ? मेरा काम है कि लोगों को बेहतरीन सर्विस देना। मेरा ये मायने नहीं है कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। मेरा ये मायने है कि अगर हमारी मेहनत से सारे नहीं कुछ ही बन गए तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निजात के लिए काफ़ी है। हमारे बारे में बेहतर जान सकते हैं आप अगर हमारे बच्चों से बात करें। लेकिन किसी भी टीचर या किसी भी इंस्टीट्यूट का बेहतरीन फीडबैक उसका बच्चा होता है। बेशक। मैं अपने मुंह से जो कहूँगा वो मुँह मिट्ठू बनना ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है डे फर्स्ट से, चाहे उसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम उसे आंसर राइटिंग कराते हैं। अच्छी बात। जो कि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उनके आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए। हम और हमारे और जो कलीग टीचर्स हैं, हम लोग उसे खुद चेक करते हैं, ना कि किसी और दूसरे चेक कराते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, तो मैं अपना खुद ही चेक करूँगा। तो चेक करते हैं, फिर उसमें हम बताते हैं कि देखो बेटा इसके स्ट्रक्चरिंग ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, इंट्रो ऐसे होना चाहिए, बॉडी ऐसे होना चाहिए, कंक्लूजन ऐसे होना चाहिए। साथ में हम डेली 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स से बेस्ड देते हैं। तो एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन हमारा अराउंड टू मेंस का होता है, 15 to 20 ये होता है। फिर डेली करंट अफेयर हम देते हैं, डेली का डेली। हम जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू न्यूज़पेपर है, बच्चे को पढ़ना होता है, सुबह उठता है तो उसके ग्रुप में हमारा न्यूज़पेपर पढ़ा होता है। अच्छा। और उसमें कटिंग के साथ पढ़ा होता है, आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है। बिल्कुल सही है। तो वो बच्चे के लिए आसान हो जाता है कि मैं पूरा पेपर नहीं, इतना ये पढ़ना है। फिर संडे को हमारे यहाँ क्लास होती है, वो 10 to 5। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहते हैं हमारे यहाँ क्लास जो है डेली 4 to 5 आवर की होती है। अच्छा।
हम 9:30 से हमारी क्लास स्टार्ट होती है और 2:30 तक अच्छा डेली। और संडे को हमारी क्लास 9:30 से स्टार्ट होती है, ख़त्म होने का टाइम नहीं होता। अच्छा वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, जब बच्चे कहते हैं बस तो बस। अच्छा तो ये चीज़ है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, हमारे पास बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। हमारे पास जामिया यूनिवर्सिटी के ऑल यूनिवर्सिटी टॉपर हमारे पास है। अच्छा और हमारे पास कई IIT के बच्चे हैं, मेडिकल के भी बच्चे हैं, कई यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी हैं। ये जो पहला बैच आपका है मेरा ख्याल है, जी। अभी तो मेरा ख्याल कि प्रीलिम्स की तैयारी, एग्ज़ाम कब होगा प्रीलिम्स? ये जून में जाएगा। जून में ना। तो तैयारी फ़िलहाल कैसी चल रही है उन बच्चों की? अगर आप जब से कई महीने 3-4 महीने तो हो गए पढ़ाते हुए आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है अभी तक का। और हम ये लेके चल रहे हैं कि हम किसी भी तरीके दिसंबर एंड तक हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। दिसंबर एंड या जनवरी 10 तक, बहुत ज़्यादा उसके आगे नहीं। फिर इसके साथ में फिर उसके बाद में जो टाइम बचेगा हम उसमें टेस्ट सीरीज कराना है और वो सारा कराएंगे। और हमारा ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज जैसे अदर कमर्शियल सेंटर्स में या कोचिंग्स में ये होता है, टेस्ट सीरीज का अलग से चार्जेस होते हैं। जी जी जी। प्रीलिम्स का अलग टेस्ट सीरीज करो, मेंस का अलग 35-40 हज़ार दो, उसका अलग करो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सब एक साथ है। जी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर की अलग से क्लास नहीं करना, सारा एक साथ देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब आपके नतीजे आएंगे उस वक्त हम आपसे बात करेंगे। अभी चूँकि आप शुरुआती दौर में हैं, इस्टेब्लिश किया है, एडमिशन लिया है, तैयारी करा रहे हैं, आपका भी यहाँ उखला में पहला अनुभव है, तो हम देखेंगे कि आपका अनुभव आगे बढ़े। और जब आप नतीजे दें तो उस वक्त हम बैठकर आप इसी तरह से एनालिसिस करें कि आपने कितने बच्चों को बिठाया था, कितनों पर मेहनत हुई, कितने निकल कर के आए। आज बस इतना ही। ये थे मोहम्मद आफ्ताब हुसैन साहब, जो न्यूम IAS एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते हैं, UPSC में बिठाना चाहते हैं, ओखला में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है। बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर अपने बच्चों को आप एक मरतबा भेजें। अगर बच्चों में दिलचस्पी है, नौजवानों में दिलचस्पी है, तो एक मरतबा के विज़िट करें, बात करें। और बहुत अहम बात इन्होंने बताई कि अगर आप दिल्ली के इस इलाके से दिल्ली के उस इलाके में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो सारी अकेडमियाँ कायम हैं, तो 4 घंटे आपको चाहिए। और ये 4 घंटे आपके पूरे बचेंगे पढ़ाई के लिए। तो आपका वक्त बचेगा, पैसा भी बचेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि स्कीमें इनके पास सबके लिए हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी वाकई में नीडी हैं, उनके लिए स्कीमें भी इनके पास मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको न्यूम IAS एकेडमी एक बार आना चाहिए, आफ्ताब साहब से मुलाकात करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, अगर आप कुछ मुस्तकबिल में कुछ बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।